Hello students, in today's session I will discuss with you some important topics of current legal GK of month अप्रैल 2024। तो आज के सेशन में हम जो करंट लीगल जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास पहला टॉपिक है व्हाट आर इश्यूज अराउंड आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल 39B है ये आजकल थोड़ा सा लाइमलाइट में है। ठीक है, अब लाइमलाइट में क्यों है उसका हम रीजन आपको बताते हैं। ठीक है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि इस पर एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो आर्टिकल 39B में एक प्रोविजन है, क्या आर्टिकल 39B कहता है कि स्टेट ऐसे प्रयास करेगा कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कम हो और सभी के पास वेल्थ हो और ऐसा ना हो कि वेल्थ जो है कुछ ही लोगों के पास हो। ठीक है, तो वहां पर एक वर्ड आया है मैटेरियल रिसोर्सेज। ये वर्ड है मैटेरियल रिसोर्सेज। आर्टिकल 39 क्लॉज बी को हम एक बार पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल इन particular direct its policy towards securing that ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। तो आर्टिकल 39B जैसा कि आप जानते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और ये जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब जस्टिसिएबल नहीं है, सरकार के पार्ट पर ये ड्यूटी होती है कि वो इनको लागू करे, लेकिन सरकार अगर इनको लागू नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अब लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इनको लागू बिल्कुल भी नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा आर्टिकल 37 कहता है कि दो दे आर नॉट जस्टिसिएबल nevertheless they are fundamental in the governance of a country and it shall be the duty of the state to incorporate all these principles while making policy। ठीक है, अब आर्टिकल 39B कहता है कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाएगा जहां पर कि जो हमारे देश के मैटेरियल रिसोर्सेज हैं उस पर किसी एक व्यक्ति का, किसी एक कंपनी का या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल का कब्जा ना हो, मोनोपोली ना हो। साथ ही साथ उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि वो सबके काम आ जाए और सभी के पास हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिबेट आई कि क्या जो मैटेरियल रिसोर्सेज हैं इसका करेक्ट मीनिंग क्या है। व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टर्म मैटेरियल, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टर्म मैटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, अब जैसे हमने आपको कई बार बता रखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये राइट है कि इसका क्या मतलब है, इसको डिसाइड करने का जो राइट है वो किसके पास है, दिस इज विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो राइट टू इंटरप्रिटेशन लाइज विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, अभी देखिए इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, बट एक मैं आपको रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज हैं, प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज का मतलब है जो एक इंडिविजुअल के रिसोर्सेज हैं, क्या वो इसमें फॉल कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको डिटेल में समझें, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी को लेकर गरीबों में बांट दे, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है मैटेरियल रिसोर्सेज की। तो लीगल इशू यहाँ पर ये है कि क्या ये मैटेरियल रिसोर्सेज जो है इट इंक्लूड्स द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अभी इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि इस पर एक केस हुआ था जहां से ये व्यू आया। केस का नाम था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी, 1977 का केस है। इस केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपनी डिसेंटिंग ओपिनियन दी थी और डिसेंटिंग ओपिनियन का मतलब है कि इस केस में सभी जजेस ने तो ये कहा था कि जो मैटेरियल रिसोर्सेज हैं इट डज नॉट इंक्लूड द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल और द प्राइवेट रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट जस्टिस कृष्णा अय्यर has held that
that these material resources includes the private property of an individual. It means that if we accept the interpretation of Justice Krishna Iyer, अगर हम जस्टिस कृष्णा अय्यर की इंटरप्रिटेशन को मानते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर सरकार के पास ये पावर आ जाती है कि वो किसी भी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी को दूसरे लोगों में या गरीब लोगों में बांट सकती है। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। तो सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूड होनी चाहिए, बट आई टोल्ड यू द फाइनल वर्जन। नेक्स्ट इज मद्रास हाई कोर्ट डायरेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट गाइडलाइन फॉर एलिमिनेटिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब है फिजिकल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप जानते होंगे तो कि यहाँ पर केस का नाम है कामाक्षी शंकर अरुमंगम स्टेट ऑफ केरला 2024। अब इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने ये तमिलनाडु गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस सभी इंस्टीट्यूटों को, सभी स्कूलों को प्रोवाइड कराई जाएं, जिसमें कि जो हमारे चाइल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल में किसी भी प्रकार का कॉर्पोरल पनिशमेंट ना दिया जाए, यानी कि बच्चों की पिटाई स्कूल में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी बच्चे की पिटाई करते हैं या कोई टीचर किसी बच्चे की पिटाई करता है तो कहीं ना कहीं उस पर फिजिकली और मेंटली और साइकोलॉजिकली अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह का अफेक्ट पड़ना उसकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है या उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। अब हम इसके कुछ लीगल प्रोविजंस देखें तो यहाँ पर ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कामाक्षी शंकर अरुमंगम, इसने ये केस फाइल किया और इसके आधार पर, इस केस के आधार पर कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट को किस कानून के द्वारा मना किया जाता है? दिस इज द लॉ, नेमली द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो हमारे देश में ये कानून है जो बच्चों को किसी भी प्रकार का कॉर्पोरल पनिशमेंट देने के लिए मना करता है। ठीक है, अब कोर्ट ने कौन कौन सी डायरेक्शंस दी हैं? कम्युनिकेशन ऑफ गाइडलाइंस टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कोर्ट ने कहा है कि ये गाइडलाइंस जो हमने दी है कि किसी भी बच्चे को स्कूल में कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ये सभी को बता दी जाए। तो सभी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सबको बता दी जाए। सेंसिटाइजेशन ऑफ स्कूल अथॉरिटीज, जो स्कूल की कंसर्न अथॉरिटीज हैं उसको इस बारे में सेंसिटाइज किया जाए, जागरूक किया जाए कि इस तरह का पनिशमेंट देना अगेंस्ट द लॉ है। कंडक्टिंग सेमिनार एंड अवेयरनेस कैंप, इस तरह की सेमिनार कंडक्ट किए जाए ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड इनिशिएटिंग एक्शन ऑन कंप्लेंट, अगर कोई पर्सन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ये समझते हैं कि दिस इज द डिसीजन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, सो इज इट एप्लीकेबल ऑन द अदर स्टेट्स? तो आंसर इज नो। ठीक है, ये जो एक्ट है ये सभी देश पर बाउंड होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट के डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन पर बाउंड नहीं होता, बट इसकी परसुएसिव वैल्यू होती है। परसुएसिव वैल्यू का मतलब ये है कि अगर एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और वो डिसीजन सही है, उसका कोई गलत कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, तो अदर हाई कोर्ट और अदर स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट लीगली बाउंड वो नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो NCPCR है ये फॉल करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, और तो इस कंसर्न मिनिस्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की पॉलिसी बनाए कि बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार का कॉर्पोरल पनिशमेंट ना दिया जाए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज और थर्ड न्यूज, आर्टिकल 244A एंड द ऑटोनॉमी इशू इन आसाम। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो 5th शेड्यूल है और एक है हमारे 6th शेड्यूल। ये जो बोथ शेड्यूल्स हैं दे टॉक अबाउट द ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी टू द कुछ सर्टेन काउंसिल्स
ठीक है, और सर्टेन एरियाज। अब आप जानते हैं कि जो हमारे देश में जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन की 5th और 6th शेड्यूल में कुछ ऑटोनॉमस काउंसिल या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्टर करने का राइट दिया गया है। तो ये जो आर्टिकल 244 है उससे ही संबंधित है। अब वहां पर क्या इशू चल रहा है कि जो वहां की दिफू लोकसभा है वहां पर लोग ये डिमांड कर रहे हैं, कैंडिडेट भी अपने वादे कर रहे हैं, लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर उनको एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए that will be dominated by the or that will be administered by those people or those ST people who are residing in that particular area। अब यहाँ पर मैं वर्ड बोल रहा हूँ स्टेट, तो वर्ड में स्टेट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोविजन है इट वाज इंसर्टेड बाय 22nd अमेंडमेंट 1989 और ये कहता है इट अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन द आसाम। देखो तो यहाँ पर वर्ड स्टेट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आसाम में भी एक ऑटोनोमस, आसाम अपने आप में एक स्टेट है तो उसके अंदर भी एक ऑटोनोमस स्टेट किया जा सकता है, ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल एरियाज इंक्लूडिंग द सेपरेट लेजिस्लेचर एंड कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर। तो ये कहता है कि जो आसाम है, आसाम के अंदर जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको मिलाकर एक सेपरेट स्टेट बनाया जा सकता है और वहां पर जो स्टेट बनाया जाएगा तो स्टेट के जो गवर्निंग बॉडी होगी उनके पास वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का राइट होगा। अब ये एक प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझेंगे कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करेंगे तो वो कोई ऑफेंस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वैसे अगर आप प्राइम फेसाई देखें तो जो हमारी सीआरपीसी है उसके कुछ चैप्टर्स दे डू नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज, ठीक है, बट वहां पर ये भी लिखा हुआ है सीआरपीसी में कि हालांकि वो लागू नहीं होते बट स्टेट गवर्नमेंट में मेड एप्लीकेबल ऑल दोज प्रोविजंस टू द ट्राइबल एरियाज। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन प्रोविजन को ट्राइबल एरिया में भी लागू कर सकती है। क्यों कर सकती है कि देखिए अगर वो लोग अपनी ऑटोनॉमी का बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाने लगे, मिसयूज करने लगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेट के पास पावर है कि वहां पर अपने जो जनरल प्रोविजंस है हमारे सीआरपीसी के उसको लागू किया जाएगा ताकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सके। तो वहां के लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ पर इस तरह का जो ऑटोनॉमस स्टेट है वो बनाया जाए। की फीचर्स में अगर हम इसमें देखें तो ये कह रहा है इट इंक्लूड्स द प्रोविजंस फॉर सेपरेट लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब वहां पर सेपरेट लेजिस्लेचर हो, सेपरेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, कैंडिडेट्स हैव राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स, सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो देखिए अभी तक हमारे पास डिसीजन क्या था, अभी तक हमारे पास डिसीजन ये था कि पीयूसीएल का केस है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं दे हैव राइट टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ अ पर्सन और एंटीसीडेंट ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। तो मतलब अगर कोई पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़ा होता है तो जो पब्लिक है जो कि उसको वोट देने वाले लोग हैं उनके पास ये राइट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, क्लॉज 1A में, कि वो उसके बारे में जाने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिसीजन दूसरा आया है इसका दूसरा पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये है कि जो पर्सन इलेक्शन लड़ रहा है उसके पास भी राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। अब राइट टू प्राइवेसी कैसे, जैसे आप देखो इस पे एक डिसीजन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का डिसीजन है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 दो तरह के राइट हमको देता है। पहला राइट है राइट टू लाइफ और दूसरा राइट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सो दिस पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है और इसके फैक्ट क्या थे, इस केस में हुआ क्या बेसिकली, तो एक पर्सन जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने एक एफिडेविट दिया। आप जानते हैं कि एक एफिडेविट देना जरूरी होता है जिसमें वो पर्सन अपनी असेट्स और लायबिलिटी दिखाता है।
तो मान लिया अगर मैं कहीं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जाता हूँ, तो जब मैं इलेक्शन नॉमिनेशन का फॉर्म भरूंगा तो वहां पर मेरे पार्ट पर ये ड्यूटी है कि मैं अपनी असेट्स और लायबिलिटी सारी वहां पर मेंशन करूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने अपनी असेट्स या लायबिलिटी को मेंशन नहीं किया तो हो सकता है मेरा नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि एक पर्सन ने अपनी कुछ इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में नहीं दी, जिसको चैलेंज किया गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा रेलिवेंट नहीं थी। ठीक है, तो मान लिया एक पर्सन है और अगर उसने अपनी असेट्स और लायबिलिटी की सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी, सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो ब्रॉड इंफॉर्मेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई मेरे पास इतनी लैंड है, इतने प्लॉट है, इतनी ज्वेलरी है, इतनी कारें हैं, इतना बैंक लोन है, इतना असेट्स है। ठीक है, लेकिन अगर उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास 3 मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया कि ये अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन या बहुत छोटी इंफॉर्मेशन या इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन अगर वो फॉर्म में नहीं देते हैं, then it does not amount to the violation of any law and it also does not amount to the corrupt practice। ठीक है, तो अब हम आते हैं टर्म करप्ट प्रैक्टिस पर। तो करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 123 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी इंफॉर्मेशन को छुपाता है या किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और किसी और बेसिस पर वोट मांगता है या वोट लेने के लिए फ्रॉड करता है या लोगों को ब्राइब करता है, तो इस तरह का पर्सन इलेक्शन करने से क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो है एक डिसीजन भी था इसमें। अब हम आगे पढ़ते हैं। इन अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कॉमनचेन केस 2017 का केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंडिडेट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अपीलिंग फॉर वोट नॉट ओनली बेस्ड ऑन देयर ओन रिलीजन बट आल्सो ऑन द रिलीजन ऑफ अदर पीपल या वोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो अपने रिलीजन के आधार पर तो वोट मांग ही नहीं सकते, साथ ही साथ वो वोटरों के रिलीजन के आधार पर भी वोट नहीं मांग सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता हूँ तो मैं वोटरों से ये नहीं कह सकता कि मैं इस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ तो आप मुझे इसलिए वोट दें। सिमिलरली मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप लोग इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप मुझे वोट दें। तो ऐसा रिलीजियस के बेसिस पर वोट मांगना लीगली अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन ने माइन्यूट इंफॉर्मेशन या इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्या इलेक्शन ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उसके फॉर्म को कैंसिल कर दे? तो इससे संबंधित प्रोविजंस है सेक्शन 36 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये कहता है रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन पेपर on the ground of any defect that is not of substantial character। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर उसने फॉर्म भरने में कोई डिफेक्ट किया है और वो डिफेक्ट सब्सटेंशियल नेचर का नहीं है तो इस आधार पर इलेक्शन ऑफिसर के पास ये राइट नहीं है कि उसके नॉमिनेशन फॉर्म को वो कैंसिल कर दे। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो केस का नाम है MK रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस केस में क्या हुआ कि इस केस में पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कुछ गाइडलाइंस दी थी और उस गाइडलाइन को फॉलो करना था। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि यहाँ पर जो हमारी कुछ इंडियन बर्ड्स हैं, इंडियन बस्टर्ड एंड द लेजर फ्लोरिकन, ये कुछ बर्ड्स हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रही हैं बिकॉज ऑफ द सम टेक्नोलॉजी या पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब तो इसमें जब ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ पहले गाइडलाइंस दी थी कि आप इस तरह की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन उन गाइडलाइन को फॉलो करना फीजिबल नहीं था, तो कंसर्न कॉर्पोरेशंस जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची कि ये जो आपने गाइडलाइंस दी हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे। तो जब ये दूसरी बार कोर्ट में पहुंची तो वहीं पर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सभी लोग हैं और जो इवन जो हमारे बर्ड्स हैं, ठीक, अदर स्पीसीज हैं, ये
सबके पास राइट है। देखिएगा, हम लोगों के पास जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या जो पर्सन है, उनके पास तो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, बट आर्टिकल 21 डज नॉट कवर, क्योंकि डज नॉट कवर द दीज स्पीसीज और काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो कि बात करता है, पहली बात तो दिस इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, एंड सिमिलरली आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू द पर्सन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या जो पर्सन है हु आर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे हैव फंडामेंटल राइट नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द एडवर्स इंपैक्ट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने क्यों कहा कि देखिए, ये सरकार के पार्ट पर ड्यूटी है कि वो इस तरह के मैकेनिज्म अपनाए कि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल लेवल की है, बट अपने लेवल पर जो भी इंडिया कर सकता है वो करे, और इसके लिए स्टेट के पार्ट पर एक ड्यूटी भी है, उसका मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ। दैट इज आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 48A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये स्टेट की ड्यूटी बताता है। क्या ड्यूटी है स्टेट की? इज द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट। क्या? इम्प्रूव द एनवायरमेंट। तो स्टेट के पार्ट पर ड्यूटी है कि वो इस तरह की मैकेनिज्म अपनाएगा जिससे कि एनवायरमेंट इम्प्रूव हो। अब अगर एनवायरमेंट इम्प्रूव नहीं होता या स्टेट अपनी इस ड्यूटी का पालन नहीं करता, तो स्टेट विल बी हेल्ड लायबल अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 48A को लिंक कर दिया था आर्टिकल 21 से। केस का नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये जो आर्टिकल था दैट वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय लिंकिंग दिस आर्टिकल विद आर्टिकल 21 मेड इट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्योंकि आर्टिकल 21 हम सभी को ये राइट देता है कि हमारे पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। अब ये जो हमारा राइट टू लाइफ है, इट इंक्लूड्स वेरियस राइट्स लाइक क्लीन एनवायरनमेंट, and one of them which has been recognized in this case is right not to be affected by the adverse effect of climate change। तो ये हमने बताया आपको। Now we come to next case। Supreme Court denies immunity to lawmakers in bribery case। केस का नाम है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। अब इसमें हुआ क्या देखिएगा। अब मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके कुछ प्रिविलेजेस हैं 105 में। ये एमपीज के प्रिविलेजेस हैं और ये एमएलएज के प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेज का मतलब विशेष अधिकार। तो अब ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या एमएलए ने कोई राइट टू, उनके पास राइट टू स्पीच होता है और वो अपनी वोट किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने बोलने के लिए, या जैसे एक केस था कैश फॉर क्वेरी। कैश फॉर क्वेरी जैसे आप जानते हैं कि जब भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं तो इनके पास कुछ क्वेश्चन पूछने का अधिकार पार्लियामेंट में होता है। अब अगर कोई पर्सन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए पैसे लेकर केस पूछता है तो वो इसका मतलब अपनी उस पावर का दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पर्सन ब्राइबरी लेता है किसी काम को करने के लिए, है ना, तो वहां पर भी वो गलत माना जाता है। अब इस पर एक पहले डिसीजन था, केस का नाम था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पर्सन राइट टू स्पीच से संबंधित या राइट टू वोट से संबंधित कुछ ऑफेंस करता है तो इसमें कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा और those members cannot be prosecuted। उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि there is a doctrine of separation of power आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 50 क्या कहता है कि जो स्टेट के तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी, ये तीनों अपने अलग अलग ऑर्गन में काम करेंगे। तो अगर पार्लियामेंट में स्पीच देने के दौरान कुछ इस तरह से हुआ या वोट देने के दौरान इस तरह से हुआ तो इसको ऐसा माना गया कि ये उनका प्रिविलेजेस है और इस प्रिविलेज में कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। लेकिन
पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई के केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया और मॉडिफाई कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन ब्राइबरी लेता है या कोई स्पीच देता है पैसे के आधार पर या पैसा लेकर, या कोई क्वेश्चन पूछता है पैसा लेकर, तो ऐसा पर्सन एक ऑफेंस करता है। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्राइबरी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट प्रिविलेजेस, कि अगर आप रिश्वत ले रहे हैं तो वो पार्लियामेंट प्रिविलेज नहीं, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्लियामेंट प्रिविलेज से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, अगर आप रिश्वत लेते हैं वो अपने आप में एक अपराध है, और इट इज अगेंस्ट द इंटरप्रिटेशन इन द नरसिम्हा राव जजमेंट। ठीक है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके पास जो प्रिविलेजेस हैं वो सही हैं, बट वो जो प्रिविलेजेस आपको दिए गए वो इसलिए दिए गए ताकि आप सही काम करें, सही बात करें। लेकिन अगर आप उस प्रिविलेजेस की आड़ में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको कोई प्रिविलेज नहीं होगा और आपको उसके लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो नरसिम्हा राव का केस था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will come again with the next session with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.